So firstly, myself Mohammed, ex-director Reels, UT Media Society, currently serving as president. आज की जो वर्कशॉप है हमारी वो इट्स ऑल अबाउट रील एडिटिंग और स्मार्टफोन वीडियोग्राफी जो कि रील्स के लिए स्पेसिफाई है और मोर स्पेसिफिकली जो है आप इसको आईफोन से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो है रील्स जो है वो आईफोन पे ही बनती हैं और कहने के कुछ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी फ्रेंडशिप भी ज़्यादा अच्छी है आईफोन्स की क्वालिटी से। तो मोस्ट स्पेसिफिकली हम आईफोन पे ही बात करेंगे। थोड़ा सा मैं कवर भी करवा दूंगा बाकियों का, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा आईफोन के ऊपर ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसमें कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद कुछ कैमरा सेटिंग्स की तरफ आएंगे और उसके बाद फिर कुछ कैमरा एंगल्स होंगे हमारे पास और उसके बाद फिर हम एडिटर्स वाली साइड पे जाएंगे। अच्छा, फर्स्टली तो ये होता है हमारा कि ज़्यादा बेहतर तो यही होता है कि ऑन साइट या फिज़िकल जो है वर्कशॉप्स हों, उसमें हम ज़्यादा इजीली जो है वो चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं और इन ए शॉर्ट टाइम। अभी के लिए हम कुछ चीज़ों को ओवर थ्रू करेंगे। अभी थ्योरेटिकल कहने के नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा जो प्रैक्टिस है इंसान उसी से ही मास्टर होता है। तो आपसे यही है, मेरे एंड से तो मैं आपको करवा सकता हूँ, लेकिन आपके एंड से यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, जितनी आप रील्स एडिट करेंगे, जितना आपको एक्सपीरियंस बेहतर होता जाएगा आपका, उस तरह से जो है आप मज़ीद इसमें मास्टर होते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। अच्छा, हमारी वर्कशॉप सीरीज जो है ना वो मेनली रील्स के ऊपर है और उसमें यह है कि हम हाई क्वालिटी रील्स किस तरह अप्रोच कर सकते हैं जिसमें हम ऑडियंस वगैरह को अच्छा इंगेज कर लें। क्योंकि आजकल शॉर्ट वीडियोस का दौर है और इंस्टा पे हम देखते हैं कि हमारा जो डोपामिन है वो एक्टिव ही तब होता है कि जब 20 या 30 सेकंड की रील हम देख रहे हों और कोई लॉन्ग वीडियो आ जाए तो 1 2 3 मिनट की, तो हम उसको ये कहते हैं कि यार ये बहुत लंबी है, इसको मिस करवाओ। तो उसके लिए हमारी ये आज की वर्कशॉप है कि हम ऑडियंस को अपनी तरफ इंगेज कर सकते हैं। उसमें हम कुछ वीडियोग्राफी स्किल्स देखेंगे, एडिटिंग टूल्स सीखेंगे, कैमरा की सेटिंग्स, एक्सपोर्ट सेटिंग्स भी मैं आपको बताऊंगा एंड पे इंशाल्लाह। और थोड़ा सा मैंने इसमें एडिशन ये भी किया कि मैं थोड़ी सी सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज भी इसके अंदर ऐड करूँ, ताकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें चीज़ बहुत अच्छी बना रहे होते हैं हम, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी ऑडियंस जो है वो एंगेज नहीं हो रही होती क्योंकि हम जो स्ट्रेटजीज़ हैं कुछ हमारे सोशल मीडिया की, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते और वो हमारा जो है वो ट्रेंडिंग पे जाती नहीं है चीज़, जबकि अच्छी होती है। तो ये चीज़ मैंने थोड़ी सी ऐड की है इसमें। अच्छा, इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता दी है इसकी। ओके, सीधा आते हैं कुछ चीज़ों पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेनली रील्स वगैरह बनाने के लिए। सबसे पहले तो आपकी स्टेबिलिटी है। अगर आपकी वीडियो स्टेबल नहीं होगी, आपके फ्रेम सेट नहीं होंगे, आपकी आपके जिटर्स आ रहे होंगे वीडियो के अंदर, तो मैं फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर आपकी रील देख के उसको स्वाइप डाउन कर दूंगा। ठीक है। आपका इंस्टाग्राम में बेसिकली कुछ इस तरह का एल्गोरिथम होता है कि जब हम रील कुछ भी अपलोड करते हैं ना उस पर, तो हमने ट्राई ये करना होता है कि कम से कम रील के अंदर कम से कम मूवमेंट आए। जब आपकी वीडियो के अंदर मूवमेंट आती है ना तो आपके पिक्सेल्स और कलर्स एकदम से चेंज होते हैं, और जब कुछ भी चेंजिंग आती है ना वीडियो के फ्रेम्स के अंदर, तो फ़ौरन ही जो है ना इंस्टाग्राम उसको पिक नहीं कर पाता क्योंकि हमारे फ़ोन्स की क्वालिटी इतनी हाई लेवल नहीं होती। आप देखेंगे कि डीएसएलआर कैमराज़ या सोनी के जो कैमराज़ होते हैं उनसे शूट की गई जो रील्स होती हैं, उनमें बिल्कुल भी जो है ना वो पिक्सेल्स ख़राब नहीं होते क्योंकि उनकी क्वालिटी ही इतनी हाई लेवल की होती है कि जब इंस्टाग्राम अपलोड करते हुए उसको उसको थोड़ा सा कंप्रेस करता है, लेकिन वो इतना कंप्रेस ही नहीं कर पाता उसको कि उसकी जो क्वालिटी है वो ड्रॉप हो। फॉर द फोन्स हमारे पास ये होता है कि अगर आप ज़्यादा मूवमेंट शो करवाओगे उसके अंदर, तो फ़ौरन ही जो है ना इंस्टाग्राम उसको ब्लरी कर देगा और आपके पिक्सेल्स ख़राब होंगे और आपकी ऑडियंस की जो एंगेजमेंट है वो कम होगी ऑटोमेटिकली। तो स्टेबिलिटी इज़ अ की। इसके लिए आप ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हो। इसके लिए गिम्बल मिल जाता है तकरीबन ऑलमोस्ट 25 to 30,000 का।
छोटे वाला, उससे आप बहुत अच्छी रील मेकिंग कर सकते हो। कह लो कि 50% आपकी जो है ना बेटर हो सकती है क्वालिटी इसके अंदर। दूसरी आ जाती है फ्रेमिंग वगैरह। फ्रेमिंग का ये देखना होता है हमने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऑब्जेक्ट ऊपर आ रही होती है, आपके नीचे से बैकग्राउंड ज़्यादा आ रही होती है। या ऊपर से बैकग्राउंड ज़्यादा आ रही होती है, नीचे से ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा-सा नज़र आ रहा होता है। तो बेसिकली हमने देखना ये है कि मेन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमने ऑब्जेक्ट को किस तरह प्रेज़ेंट करना है। डिफरेंट तरीके होते हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर डॉक्यूमेंट्री है, कोई आप शूट कर रहे हैं, तो उसको आप आईफ़ोन के सिनेमैटिक मोड में जाएँगे और आप उसको थोड़ा-सा ब्यूटीफुल करने के लिए ना, आप जो भी प्रेज़ेंट कर रहे हैं ना, उसको एक थोड़ा-सा साइड पे रखेंगे उसको, और उसकी जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा ब्लर। और शूट के लिए ज़्यादा बेटर ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है तो आप उसमें जाके शूट कर लें और आपका शूट बहुत अच्छा आएगा, आपकी लाइटनिंग बहुत अच्छी आएगी। कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जिस तरह गोल्डन आवर्स होते हैं, सनसेट से पहले होता है और सुबह के टाइम होता है बहुत अच्छा, या किसी-किसी टाइम जब जिस तरह बारिश हुई है, अभी बारिश ख़त्म हुई है, उसके बाद सन निकला है, वो ये बहुत अच्छे जो होते हैं ना टाइम होता है जिसके ऊपर आप रील शूट कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आपने अगर नेचर वीडियोग्राफ़ी या नेचर वाली रील की साइड पे जाना है तो। अच्छा अब मैं डायरेक्टली आईफ़ोन से रिलेट करूँगा इसको। फ़र्दर मैं किसी सैमसंग वग़ैरह पे या एंड्रॉयड फ़ोन पे नहीं जाऊँगा। वो आप इज़ीली देख सकते हो, वो इतना कोई इश्यू वाली बात नहीं है ज़्यादातर। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो आईफ़ोन के लिए, बाकियों में ज़्यादा ईज़ी है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी खुद ही हो जाएँगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रेज़ोल्यूशन। और रेज़ोल्यूशन का आपका डायरेक्ट जो होता है वो लिंक होता है इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोडिंग का। ज़्यादातर हम इस तरह करते हैं कि हम ऑप्शन देखते हैं आईफ़ोन के अंदर, यार 4K एट 60 एफपीएस हमारा आईफ़ोन 15 या 15 प्रो रिकॉर्ड कर रहा है। तो हम डायरेक्टली सबसे हाईएस्ट क्वालिटी पे जाएँगे और एक लेमैन जो होगा वो हाईएस्ट क्वालिटी पे जाएगा और कहेगा मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जबकि ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम क्या करता है, इंस्टाग्राम हमेशा जो आपकी जो भी वीडियो होती है ना उसको कंप्रेस करता है। तो जब वो कंप्रेस करता है ना, तो इसमें एक ये यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे एचडीआर वीडियो की। ये एचडीआर वीडियो जो है ना, अब एचडीआर क्या करता है बेसिकली, एचडीआर एनहांस करता है वीडियो को। लेकिन अब वीडियो एनहांस आपकी तब होएगी जबकि आप जहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो भी उसको कंपैटिबल हो। अब इंस्टाग्राम एचडीआर कंपैटिबल फ़ोन्स थाउज़ेंड्स ऑफ फ़ोन्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो एक सेकंड दीजिएगा। थाउज़ेंड्स ऑफ फ़ोन्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो एचडीआर सपोर्ट नहीं करते। तो ऑटोमैटिकली आपकी जो थाउज़ेंड्स में जो लोग हैं जो कि एचडीआर सपोर्ट नहीं करते। वेट अ सेकंड। सॉरी फॉर द डिले। थाउज़ेंड्स ऑफ ऑडियंस जो होती है वो आपकी एंगेज नहीं होती क्योंकि वो एचडीआर सपोर्ट नहीं करती, उनको कलर सही रिसीव नहीं होते और जिसकी बेस के ऊपर वो आपकी रील नहीं देखते। तो सबसे पहले तो अगर आपकी रील के अंदर मूवमेंट ज़्यादा है, तो आप 1080p एट 30 एफपीएस जो है इसको सिलेक्ट करें, या 44 के 30 एफपीएस को आपने सिलेक्ट करना है। क्योंकि 30 फ्रेम्स में जो होता है ना वीडियो स्मूथ नहीं होती, लेकिन उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है। जब इंस्टाग्राम पे हम अपलोड करते हैं उसको, तो उसके अंदर ग्रेन्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, अगर आप 1080p 60 एफपीएस पे करोगे या 4K 60 एफपीएस पे करोगे, तो आपकी जो एक्सपोर्ट करोगे आप रील, वो तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी, आप कहोगे क्या ही बात है। लेकिन जब आप उसको इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करोगे ना, तो इंस्टाग्राम क्या करता है, 60 एफपीएस को सपोर्ट नहीं करता। जो हम आईफ़ोन से अपलोड करते हैं। तो 60 एफपीएस जब वो सपोर्ट नहीं करता, वो उसको ऑटोमैटिकली कन्वर्ट करता है 30 एफपीएस के अंदर। और जब 60 से 30 में इंस्टाग्राम कंप्रेस करता है ना, तो बिलीव मी वो वर्स होता है। तो ऑटोमैटिकली आपकी जो रील होती है ना, उसकी क्वालिटी डाउन हो चली होती है। अब इसके अंदर इसके अलावा कुछ नहीं है। 4K आप 30 एफपीएस पे शूट कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी कुछ ऐसी रील्स होती हैं जिसमें कैमरा आपने मूव ही नहीं करना होता। कैमरे का एंगल मूव ही नहीं हो रहा, कैमरे में स्टेबिलिटी इतनी है, या आपका कैमरा एक ही जगह पे प्लेस है। तो वहाँ पे यही होता है कि आप 60 एफपीएस पे भी जा सकते हो,
क्योंकि आपकी मूवमेंट ही नहीं हो रही ज़्यादा। ओके, फ्रेम रेट्स जो होते हैं हमारे आईफ़ोन के अंदर यहाँ पे करके ऑप्शन होती है ऊपर अपर राइट कॉर्नर पे, वहाँ 4K रेज़ोल्यूशन और 1080p एचडी जो होती है और 60 और 30 एफपीएस आप यहाँ से इज़िली सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा कैमरा सेटिंग्स में जाके आप करना चाह रहे हैं यहाँ पे कुछ फर्दर जो होती हैं वो हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। यहाँ से भी चेंज हो जाती है। यहाँ से बेसिकली डिफ़ॉल्ट होता है और यहाँ से फॉर द मोमेंट आपने जो भी जिस पे भी कैप्चर करना है अपना शॉट वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। आप ऐप बंद करके दोबारा ऑन करेंगे तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होंगी वो वापस आ जाएंगी यहाँ पे। ओके, तो इसके अलावा ये होता है कि हमने चीज़ फ़ोकस भी करना होता है। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ होती है कि हम रैंडमली अपना फ़ोन खोलते हैं, वीडियो खोलते हैं, उसको फ़ोकस नहीं करते और हम उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ये होता है कि कोई जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है उसके अंदर उसको हमने हाइलाइट करना होता है और पिछले बैकग्राउंड को हमने ब्लर करना होता है। तो अगर तो आप नॉर्मली ऐसे करके वीडियो बना रहे हैं और पिछली बैकग्राउंड भी क्लियर नज़र आ रही है और वो ऑब्जेक्ट भी हमारा क्लियर नज़र आ रहा है, तो उसमें ठीक है, सारा कुछ समझ लगता है लेकिन एक वाइब क्रिएट नहीं होती डॉक्यूमेंट्री की। तो वाइब क्रिएट करने के लिए हमें फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। फ़ोकस एडजस्टमेंट जब आपकी होएगी तो खुद ब खुद पिछली बैकग्राउंड ब्लर होगी और आपका ऑब्जेक्ट ज़्यादा क्लियर प्रोमिनेंट नज़र आएगा। इसके अलावा आईफ़ोन के अंदर 0.5 की ऑप्शन आती है। 0.5 की ऑप्शन आपने तब शो करवानी होती है जब आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ह्यूज करके दिखा रहे हो। आपने ज़्यादातर रील्स रियल एस्टेट की देखी होंगी जब वो घर शो करवाते हैं आपको। हमेशा जब भी घर की रील शूट होती है ना, वो होती है या किसी अपार्टमेंट की या किसी भी जगह की रील शूट होती है, वो हमेशा 0.5 अल्ट्रा वाइड लेंस में होती है। क्यों? उसमें आपका जो अपार्टमेंट या आपका जो भी रूम है, वो बहुत स्पेशियस लगता है। तो चीज़ को बहुत बड़ा दिखाने के लिए या चीज़ को बहुत स्पेशियस दिखाने के लिए आप 0.5 अल्ट्रा वाइड वाली साइड पे जाते हो। ठीक है? अ, इसके ला रहा हूँ कि आपने कभी भी कुछ आईफ़ोन के स्पेसिफ़ाइड होते हैं लेंस एक 2x 3x पे टेलीफ़ोटो लेंस होता है आईफ़ोन का। 1x पे जो होता है वो नॉर्मल लेंस होता है। अब यहाँ पे लेंसेज़ लगे हुए हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि आईफ़ोन के 3 कैमराज़ होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए होते हैं कि उसमें टेलीफ़ोटो लेंस होता है और उसमें एक और लेंस होता है। अल्ट्रा वाइड का लेंस होता है। तो उसमें फिर ये होता है कि आपकी क्वालिटी ड्रॉप नहीं होगी। जब भी आप मैनुअली ऐसे करके ड्रैग करोगे ना, उसको ज़ूम करोगे या स्क्रीन पे ऐसे 2 फिंगर से उसको ज़ूम करोगे, तो हमेशा आपकी पिक्सेल क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगी। उसके अंदर ग्रेन्स आ जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो आईफ़ोन का नॉर्मल कैमरा जो है वो ज़ूम कर रहा होगा। लेकिन जब आप नीचे वाली ऑप्शन से 2x, 3x या आईफ़ोन 15 प्रो से आगे आपके पास 5x की ऑप्शंस आ जाती हैं। आप 5x पे जाते हो तो वो एक टेलीफ़ोटो लेंस जो होता है आईफ़ोन के अंदर वो एक्टिव होता है। और उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है नॉर्मल ज़ूम से। तो हमेशा अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ज़ूम करके उसकी रील शूट करनी भी है, तो हमेशा जो डेडिकेटेड उनके ज़ूम है ना 2x, 3x या 5x आपने हमेशा ये अल्ट्रा वाइड हो गया, हम हमेशा आपने इन पे शूट करना है। कभी भी इस तरह ज़ूम नहीं करना, वो पिक्सेल क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगी आपकी। ओके। एक्सपोज़र पे आएँ तो ये एक्सपोज़र का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी वीडियोग्राफ़ी के अंदर और ख़ास तौर पे रील्स के अंदर। फ़र्ज़ करें कि आप एक वीडियो शूट कर रहे हैं लो लाइट के अंदर या कोई इंडोर इवेंट है आपका। उसमें आप क्या करते हो, उसमें आपने लाइट को बहुत ज़्यादा शो करवाना हो और आउटसाइड चीज़ों को बहुत ज़्यादा कम करना हो। तो आप एक्सपोज़र को करते हो डाउन। अब आईफ़ोन में ये यहाँ पे जिस तरह मेरी पिक्चर है, यहाँ पे आप जब फ़ोकस करते हो ना, तो ये एक बार आती है ब्राइटनेस की। इसको ड्रैग डाउन करोगे, एक्सपोज़र डाउन हो जाएगा। इसको ड्रैग अप करोगे, ये एक्सपोज़र आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है?
बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपकी लाइट जो है ना आपके कैमरे के अंदर आ नहीं रही होती। लाइट वैसे होती है, तो आप इसको थोड़ा-सा ड्रैग अप करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर इमेज आपको आ जाएगा। समटाइम्स आपको क्या करना पड़ता है जिस तरह कभी आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा लाइट के ऊपर रख के ना फ़ोकस और उसको ड्रैग डाउन करें। तो क्या होता है सारा कुछ साइड वाला ब्लैक हो जाता है और लाइट पे सारा फ़ोकस हो जाता है। तो वो फ़ोकस इसलिए होता है कि साइड वाली चीज़ें सारी हम शो करवाना नहीं चाह रहे और वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि एक लाइटनिंग ऑब्जेक्ट है, फ़र्ज़ करें नियॉन साइन हो गया। नियॉन साइन पे आप फ़ोकस करके ड्रॉ करेंगे तो फ़ौरन आपका सारा कुछ साइड वाला ब्लैक हो जाएगा और सारा नियॉन साइन जो होगा आपका, वो आपका फ़ोकस में आ जाएगा। तो बेसिकली एक्सपोज़र इसलिए यूज़ होता है रील्स के अंदर। फ़ोटो के अंदर और वीडियोग्राफ़ी के अंदर वो ओवरऑल जो होता है उसके लिए होता है। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट चीज़ होती है एक रील, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ऑब्जेक्ट को क्लैरिफ़ाई करना है, नहीं करना है। फ़र्ज़ करें काफ़ी लोग मून की वीडियोज़ बनाते हैं। जब मून की वीडियो बना रहे होते हैं ना हम, तो हमेशा उसमें एक्सपोज़र हमने इस तरह करना होता है, बैक नीचे से भी ऑप्शन आती है इसकी। तो एक्सपोज़र हमने कम करना होता है। एक्सपोज़र क्यों कम करते हैं कि वो जो छोटा-सा ऑब्जेक्ट है ना, उसकी लाइट कैमरे के अंदर आए और आउटसाइड लाइट जितनी भी है, वो सारी कैमरा हमारा ड्रॉप कर दे। तो एक्सपोज़र बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रिड आप ऑन कर लिया करें, सेम वही है जो कैमरा सेटिंग्स मैंने बताई हैं, कैमरा ओपन करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन आएगी, ऑप्शन में आपने ग्रिड ऑन कर लेनी है हमेशा। ग्रिड आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट देती है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है, मिड में प्लेस करना है तो मेरा फ्रेम अब ये ऑब्जेक्ट मिड में आ गया। बाज़ औक़ात बच्चे बिगिनर्स होते हैं और शूट कर रहे होते हैं, उनके लिए शूट करते टाइम तो यही होता है कि यार हमने मिड में रखा हुआ है और जब बाद में एडिटिंग वाली साइड पे आते हैं तो उनको पता लगता है कि यार फ्रेम आउट हो गया। तो उससे स्टार्टिंग में बचने के लिए ये ग्रिड की ऑप्शन बहुत अच्छी है कि आपको पता लग जाता है कि यार मेरा ऑब्जेक्ट इस टाइम पे मेरे फ्रेम के कौन-सी साइड के ऊपर कौन से बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। ओके। अच्छा, आईफ़ोन के अंदर अब ये फ़ीचर भी है कि प्रो रेज़ोल्यूशन एचडीआर और एसडीआर ये 2 ऑप्शंस होती हैं। इसमें ये होता है कि जिन्होंने वीडियोग्राफ़ी की वर्कशॉप ली होगी उन्होंने उनको फरहान ने बताया होगा कि प्रो रॉ क्या होता है, लॉग क्या होता है, ट्रू रेज़ोल्यूशन क्या होता है। हमारा इनसे कुछ ज़्यादा लेना-देना नहीं है। बस इसको ईज़िली ये समझें कि प्रो रेज़ोल्यूशन पे के कलर बहुत अच्छे कैप्चर हो जाते हैं हमारे और आईफ़ोन आपको ये फ़ैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप प्रो रेज़ोल्यूशन की फ़ीचर को यूज़ करें। तो जब भी उससे ये होता है कि आपकी जो वीडियो होती है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो अगर आपने कुछ कुछ शॉट्स लेने हैं ना और उसकी रील बनानी है या एक ही शॉट लेना है उसकी रील बनानी है, तो आप इसको वो यूज़ कर सकते हो। या अगर आपके मल्टीपल शॉट्स हैं और आपकी पूरे एक इवेंट की रील है, तो उसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल वाली साइड पे रहें। अच्छा कुछ फ़र्दर मज़ीद ऑप्शंस आ जाती हैं हमारे पास आईफ़ोन के अंदर स्लो-मो आ जाता है, टाइम लैप्स आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम पे एक्शन मोड आता है। काफ़ी लोगों को एक्शन मोड का नहीं पता। एक्शन मोड बेसिकली ये होता है कि आप कोई बंदा वॉक कर रहा है या आपके फ्रेम्स बहुत रैंडमली चेंज हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपका फ्रेम्स में जिटर आ रहे हैं। तो आप जब एक्शन मोड ऑन करते हो तो उसको वो बिल्कुल स्टेबल कर देता है। लाइक अगर किसी के पास आईफ़ोन है तो वो इसे ट्राई करके देख सकता है। मतलब आप फ़ोन को थोड़ा हिलाएँगे भी ना और उसके बाद जब आप वीडियो रिकॉर्ड करके देखेंगे तो वो बिल्कुल वीडियो स्मूथ हो जाएगी। तो ये आईफ़ोन का इंटीग्रेटेड फ़ीचर है तो ये बहुत अच्छा है अगर आपको ये यूज़ करना आता हो। उसके अलावा स्लो-मो को सबको पता है कि स्लो-मोस किस लिए यूज़ होते हैं और टाइम लैप्स किस लिए यूज़ होता है। स्लो-मो बेसिकली वीडियो को स्लो मोशन में कैप्चर करने के लिए है और टाइम लैप्स इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है टाइम लैप्स। फ़र्ज़ करें फोटोमोंटाज का इवेंट है। अब फोटोमोंटाज की हमने एक स्टोरी लगानी है, जिसमें हम शो करवा रहे हैं सारी स्ट्रगल बच्चों की, कि बच्चों ने क्या-क्या एफ़र्ट किया है। हम क्या करते हैं, हम ट्राइपॉड के ऊपर एक फ़ोन लगा देते हैं ऊपर करके और जो भी बच्चे नीचे एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहे हैं, कुछ डेकोर वाले काम कर रहे हैं नीचे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सारी टाइम लैप्स में रिकॉर्ड हो रही हैं, जो कि एट द एंड आपके 10 टू 15 सेकंड्स का एक क्लिप बनेगा, जो कि आपका स्टोरी में ऐड हो जाएगा। तो टाइम लैप्स इसलिए यूज़ होता है ज़्यादातर।
अच्छा कुछ क्रिएटर्स हैं इरफान जुनेजो हो गया सबसे ऊपर इस टाइम पे उसके कैमरा एंगल्स बहुत अच्छे हैं और उसके बाद हमजा करती हैं और आर्ट बाय वासिफ है ये 2-3 हैं इरफान जुनेजो को खाली देख लें उसके जो है ना एंगल्स बहुत अच्छे हैं तो ये सारे एंगल्स वहीं से ही कह लें कि हमने निकाले हुए हैं एक होता है कि आपने नॉर्मल शूट करना है जो कि एक आई लेवल पे होता है ज़्यादातर हमारी इवेंट्स की प्रमोशनल रील्स और इवेंट्स पे जो ऑडियंस हमने दिखानी होती है वो हम आई लेवल पे ही लेते हैं उसकी उसको मैंने मज़ीद उसको समराइज़ किया है यहाँ पे कुछ स्टैटिक एंगल्स होते हैं हमारे पास आई लेवल पे आ जाता है लो लेवल एंगल्स हो जाते हैं वही अगेन किस चीज़ को तो आप उसको नीचे से थोड़ा शूट करते हो ताकि उसकी इमेज जो है या उसकी जो भी वीडियो है वो थोड़ी बड़ी आ रही हो और इसके अलावा इसका अगर अपोजिट करना है तो आप हाई लेवल कर सकते हो ओवरहेड शॉट्स कर सकते हो पीओवी शॉट्स होते हैं कि अपनी तरफ से आप जिस तरह देख रहे हो उस तरह आप शूट कर रहे हो मिरर में रिफ्लेक्शन शॉट्स होते हैं रिवीलिंग शॉट्स होते हैं एक रिवीलिंग शॉट्स ये पैन टिल्ट आ रहा है नीचे वो रिवीलिंग शॉट्स भी आप मतलब कोई फ़र्ज़ करें आपने किसी चीज़ को शो करवाना है तो कोई एक बिल्डिंग से आप बाहर निकल रहे हैं और बाहर एक सिनेरियो है कोई भाई एक सीनरी है कोई या गाड़ी में से आप अपना फ़ोन को बाहर निकाल रहे हैं और बाहर एक बहुत अच्छा कोई नेचर का सीन है तो वो होता है एक काइंड ऑफ रिवीलिंग शॉट उसको कहते हैं बाकी इसमें ये होता है कि मैं आपको यहाँ पे सारा बता भी दूँगा ना तो आपको इतनी कोई ख़ास पता लग जाएगा कि ये होता क्या है। लेकिन जब तक आप इसको ट्राई नहीं करोगे खुद जाके आप रील शूट नहीं करोगे तब तक आपको इसका एक्सपीरियंस प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। बाकी मैं स्लाइड्स ही आपके साथ शेयर कर दूँगा ताकि आप इसके बाद मज़ीद रिसर्च कर लो। अच्छा, हम इसके बाद आते हैं इंस्टाग्राम की रीच के ऊपर। ज़्यादातर मैंने जैसे पहले बताया आपको बच्चे क्या करते हैं रील्स वगैरह बनाते हैं लेकिन उनको इंस्टाग्राम की चीज़ों का नहीं पता होता कि किस किस एंड पे हमने किस टाइम के ऊपर अपना अपलोड करना है सारा कुछ और हमने किस तरह लेके चलना है इंस्टाग्राम के साथ अपनी रील को। तो इंस्टाग्राम के साथ हमें देखना होता है चीज़ों को कि ये किस तरह लेके चलना है। सबसे पहले जब भी आपकी वीडियो आती है ना आप सबको पता है कि मैं भी देख रहा हूँ या आप लोग भी देख रहे हो तो हमें जस्ट 2 या 3 सेकंड होते हैं शायद हमारे पास उसको जज करने के लिए कि यार ये जो रील आ रही है ये किस तरह की है, ये हमारे जो है हमारे लिए ठीक है, मेरे मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक है या नहीं, उसको 2 से 3 सेकंड लगते हैं, ठीक है? तो आपने जो अपनी रील के 2 से 3 सेकंड ना उसमें अपना बेस्ट शॉट देना होता है। अगर आपकी कोई नेचर फ़ोटोग्राफ़ी है या आपकी कोई डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री में जो सबसे आपका हॉट टॉपिक है ना या सबसे जो ऐसा पॉइंट है आप समझते हैं कि ये बहुत एंगेजिंग है, उसको आपने स्टार्टिंग में रख देना है। उसमें आपने क्या करना है उसके थोड़े से शॉर्ट्स ऐड कर देने हैं और उसके बाद आपने अपनी नॉर्मल चीज़ शुरू कर देनी है। ज़्यादातर आपने पॉडकास्ट में देखा होगा, पॉडकास्ट में क्या करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले जो है ना जो इंस्टाग्राम पे छोटी-छोटी क्लिप्स आ रही होती है पॉडकास्ट के। सबसे पहले उन्होंने बड़ी कोई हॉट टॉपिक्स वाली चीज़ लगा देते हैं 1-2 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर वो नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही होती है। तो ऑडियंस एंगेज करने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने बेस्ट शॉट जो हैं स्टार्टिंग में ऐड करने हैं। हाई क्वालिटी पे शूट करें आप उसको अगर आपका फ़ोन स्टेबल है। अगर आपका फ़ोन स्टेबल नहीं है, तो आप क्वालिटी अच्छी रखें रेज़ोल्यूशन की लेकिन फ्रेम्स 30 पे रखें उसके। ओके, अब इंस्टाग्राम में क्या होता है कि कुछ ट्रेंड्स चलते हैं जिस तरह अभी आपने देखा होगा काफ़ी अंडरवर्ल्ड में जिगरा वो अर्जुन कपूर का, वो अब ये ट्रेंडिंग ऑडियोज़ है, इससे रिलेट नहीं कर रहा होता, वो बस एक बंदे ने चला दी, वो ट्रेंड पे ट्रेंड बन गया और वो चल गया। ठीक है? अब उसका फ़ायदा हमें लेना है। तो अगर तो कोई कॉमेडी रील्स बनाता है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है वो। उसमें कुछ भी नहीं करना उसने जस्ट 2-3 टाइटल डालने हैं उसके अंदर और उसकी रील तैयार होगी म्यूज़िक लगा के। और इसके अलावा जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं उनको अपनी रील्स में यूज़ करें। ठीक है, क कुछ रील्स होती हैं उनमें इमोशंस डिफरेंट तरीके से होते हैं, आपने उसमें उस हिसाब से सॉन्ग्स ऐड करने होते हैं।
लेकिन कोशिश करें कि ट्रेंडिंग साउंड जब आप ऐड करेंगे ना उसके अंदर रील्स के अंदर, तो खुद ब खुद आपकी जो रील है ना वो रीच पकड़ेगी, क्योंकि एक ऑडियो जो यूज़ हो रहा है उसके अंदर वो एक ऑलरेडी ट्रेंड के ऊपर है। सबसे पहले आपका कोई भी इवेंट है, एसएस का इवेंट है, यूएमएस का इवेंट है, आपने जब आपकी रील स्टार्ट होएगी, आपने एक कैप्शन, एक टेक्स्ट उसके ऊपर ज़रूर लिखना है। जो भी आपका इवेंट हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन फ़ोटो मोन्टाज हो रहा है हमारा, तो फ़ोटो मोन्टाज आपने वहाँ पे लिख देना है, ताकि ऑडियंस को पता लगे यार ये चीज़ क्या है। ना कि वो उनको हाफ़ वे जाके पता लग रहा हो कि अच्छा ये फ़ोटो मोन्टाज था। तो ये पहली ये कैची चीज़ होती है एक। और इंस्टाग्राम जो होता है ना, बेसिकली एल्गोरिथम उसका ऐसा डेवलप है कि आप अगर कंसिस्टेंटली चीज़ें आप उसको अपलोड करते रहोगे ना अपनी रील्स, तो खुद ब खुद देखेगा कि यार ये जो रील्स है ना एक ही टॉपिक की आ रही हैं और बार-बार आ रही हैं, तो उसको ना रीच देता है खुद ब खुद। आप ख़ास तौर पे जो न्यू अकाउंट्स बनते हैं ना इंस्टाग्राम के ऊपर, और सबसे पहले इंस्टा के एल्गोरिथम को कुछ भी नहीं पता होता। तो आप जब एक रील अपनी अपलोड करते हो, कोई कॉमेडी रील है, तो ऑटोमैटिकली जो उसका एल्गोरिथम है ना, उसको कॉमेडी साइड पे कैच करता है। अगर आप फर्ज़ करो अगली रील ही किसी ब्रांड की प्रमोशन की कर दोगे, तो आपकी रीच खराब हो जाएगी। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने रैंडम चीज़ें अपलोड करनी है। अगर आप प्रमोशन करते हैं अपने इवेंट्स की या आप अपने इवेंट शो करवाते हैं, तो इवेंट्स ही शो करवाएँ, प्रमोशन ही करें, ठीक है? को उसमें ऐसा ना है कि बहुत ही एक, अगर आप यूईटी से हैं, तो यूईटी दिखाएँ। तो ताकि आपकी वो एक ऑडियंस बनी रहे और इंस्टाग्राम को एल्गोरिथम का पता हो कि यार ये कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ ड्रॉप कर रहा है यहाँ पे, तो हमने इस कैटेगरी के अंदर इसको बूस्ट देना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। कमेंट्स ठीक है। हैशटैग्स का आपको पता ही है, अब काफ़ी लोग कहते हैं कि हैशटैग्स खत्म हो गए हैं, हैशटैग्स नहीं चलते, लेकिन हैशटैग्स चलते हैं। जब तक हैशटैग्स की ऑप्शन इंस्टाग्राम के अंदर मौजूद है, तो हैशटैग चल रहे हैं। कुछ आप टॉपिक्स जो है ना, फ़र्ज़ करें आपकी नेचर वीडियोग्राफ़ी है, तो नेचर में आपने क्या करना है, नेचर लिख दें, नीचे रैंडम 4-5 कीवर्ड्स बनाएँ उसके, नेचर, लैंडस्केप, वीडियोग्राफ़ी, इस तरह करके। 5 से 6 आप उसके कीवर्ड्स बना के जस्ट नीचे राइट कर दें। इंस्टाग्राम क्या करता है, उन कीवर्ड्स को देखता है और इन उन कीवर्ड्स के ऊपर जो इंस्टा के ऊपर चीज़ें इस टाइम पे ट्रेंड चल रही है ना, उनके साथ उनको ना एंगेज करता है आपकी रील को। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अब मोस्ट एक्टिव ऑडियंस कब होती है? ये डिफरेंट ऑब्वियसली डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। अगर आपकी कोई आप ऐसी रील शूट करना चाह रहे हो जो वर्ल्ड वाइड है, तो आपने उसको एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना है। कोई आप ऐसी रील शूट कर रहे हो जो सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए है, तो आपने पाकिस्तान के टाइम को एंगेज रखना है उसमें। हाँ, आपकी कुछ ऐसी रील है, आप सिर्फ़ यूएटी की ऑडियंस को जो है वो चाह रहे हैं कि आप एंगेज करें, तो उसमें आपके थोड़े पैरामीटर्स डिफरेंट हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में जो ऑडियंस ज़्यादातर एंगेज होती है ना, वो 6-7 पीएम से लेके 11 पीएम तक होता है। 11-12 पीएम तक। ये बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट वाला टाइम होता है। अब ये नहीं करना हमने कि रात को 2 बजे या 3 बजे अपलोड हो रही है चीज़, तो ऑटोमैटिकली जो एक उसको इंस्टेंट बूस्ट मिलना होता है ना आपकी रील को, वो इंस्टेंट बूस्ट उसका रह जाता है। तो इंस्टेंट बूस्ट के लिए जो है ना, उस एंगेजिंग टाइम पे जो है आपने हमेशा अपनी रील अपलोड करनी है। और कोशिश करें कि फेसेस शो करें, इमोशंस शो करें उसके अंदर, ताकि ऑडियंस को पता लगे कि यार ये स्पेसिफ़ाई हो रहा हो कि यार ये बच्चे हैं, साइंस सोसाइटी के बच्चे हैं, ठीक है? वो इवेंट शो करवा रहे हैं। ना कि एक आपने ग्राफ़िकल रील बनाई हुई है और बस वही शो करवाई जा रहे हो आप। आप किसी की भी प्रेज़ेंस जब रील के अंदर होती है ना, तो ऑटोमैटिकली जो है ना, लोग जो उसको देखते हैं, तो खुद ब खुद उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है लोगों का। अ, और एंड पे यही है कि आपके डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं, अ यूनिटी के इन्फ्लुएंसर्स हैं, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करें, उनके साथ एक अच्छी पीआर बनाएँ। जिस तरह हमारे अभी इस टाइम पे यूएमएस में ज़ोहेब भट्ट है, उसवा है, और उसवा ड्राफ्ट्स है, उसवा इनसाइड ऑफसाइड है। ये काफ़ी 4-5-6 अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं यूईटी के, तो इनके साथ कोलैबोरेशन करें। इनको कहें कि हम ओपन टू कोलैब हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, ऑटोमैटिकली जो ऑडियंस जिनको आप एंगेज करना चाह रहे हैं ना, वो आपके साथ उनके थ्रू एंगेज हो जाएगी। अच्छा, एडिटर्स की तरफ आते हैं हम। बेसिकली मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा किसी एडिटर का आपको यहाँ पे। सारे एडिटर्स की अपनी-अपनी है कुछ।
थोड़ी सी आपको मैं ये बता दूंगा कि क्या किसका किसके ऊपर क्या एडवांटेज है। अब वीएन का एडवांटेज ये है कि वीएन में कोई ना वाटर मार्क्स और कोई न्यू फीचर अनलॉक, ये इस तरह की चीज़ें नहीं आती। जबकि आप कैपकट में जाओ, आप कैपकट पहले कैपकट ने क्या किया, पहले ऑडियंस एंगेज की, अपनी सारी ऑडियंस बुला ली अपनी तरफ, यूज़र फ्रेंडली उन्होंने एडिटर दिया एक, उसके बाद क्या किया, उसको पेड कर दिया। अब जब वो पेड हुआ ऑडियंस एकदम से उसमें उनका लोगो आना स्टार्ट हो गया, वो इश्यूज आ गए। तो उससे बेटर है कि मैं खुद शुरू से ही वीएन एडिटर यूज़ करता हूँ कि ऑफलाइन भी अच्छा है और कोई इशू भी नहीं आता उसके अंदर, ना एड्स का इशू है और वाटर मार्क वगैरह के कोई कंपलसरी है वाटर मार्क आपने लगाना है, क्योंकि हमने अभी झील देखनी है, हमने वीडियोग्राफी नहीं देखनी। उसके लिए वीडियोग्राफी के लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर है, डाविंची रिजॉल्व है, प्रीमियर प्रो है, लेकिन हम उस साइड पे नहीं जा रहे। हमने देखना है कि एक आम इंसान जो है सोसाइटी के अंदर, वो इजीली एक वीडियो अपने फ़ोन से शूट करके फ़ोन में कैसे एडिट कर सकते हैं। अच्छा, कैपकट बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, उसकी सोशल मीडिया इंटीग्रेशन बहुत अच्छी है। उसके अंदर आपको ऑलरेडी टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, इफेक्ट्स मिल जाते हैं बने हुए। लेकिन अगेन वही बात है कि अब आके जो है ना ऑडियंस ख़त्म हो रही है कैपकट से, क्योंकि उन्होंने वो लोगो वाला इशू स्टार्ट कर दिया है। जब तक पेड नहीं है, अगर आप पेड वर्जन आपने लिया हुआ है इसका, तो उस हिसाब से कैपकट को ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं वीएन एडिटर से। हाँ, और वीएन एडिटर जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ मैक में अवेलेबल है। मैक के अलावा किसी आईफोन्स में और सैमसंग एंड्रॉयड डिवाइसेस में है, लेकिन विंडोज़ में नहीं है वीएन। वीएन सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर है, मैक के अंदर। जबकि कैपकट सबके अंदर है, कैपकट आपके पीसी में भी आ जाता है और आपके फ़ोन्स के अंदर भी आ जाता है। अच्छा, ज़्यादातर बच्चों को ये इस चीज़ का नहीं पता, ये एक नई चीज़ आई है, एडिट्स बाय इंस्टाग्राम। ये एक एडिटिंग ऐप है। फ़र्ज़ करें कि इंस्टाग्राम के अंदर जो पहले एडिटिंग होती थी सारी, उन्होंने अब सेपरेट ऐप बनाई है, जो कि एडिट्स के नाम से है इंस्टाग्राम की। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर आप शॉर्ट रील्स आप बनाना चाह रहे हैं, या उसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्स कह लो कि एडिटिंग नहीं है। ज़्यादातर हमारे इवेंट्स होते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स एडिटिंग नहीं होती। सिर्फ़ शॉर्ट्स होते हैं, तो डिफ़रेंट तरीके के साथ हमने जो होता है ना, आप एक-दूसरे के साथ वो मिलाना होता है। तो उसके लिए एडिट्स यूज़ करें, एडिट्स बहुत अच्छी है। इसमें बेसिकली ये इंस्टाग्राम की ही ऐप है, तो इससे जो आप एक्सपोर्ट क्वालिटी निकलती है, और इसकी जो क्वालिटी है और इसकी जो ट्रेंड है, इसका जो एल्गोरिथम है, वो इंस्टाग्राम बहुत जल्दी पिक करता है। तो इंस्टाग्राम इसको प्रेफ़र भी करेगा ऑब्वियसली। अब इसका ज़्यादा आसान तरीका ये बना दिया उन्होंने कि जब आप साउंड्स में जाते हैं ना इसकी, तो साउंड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कि इंस्टाग्राम में ही अवेलेबल होते हैं। मतलब आपको कहीं से अलग से साउंड आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, उसके अंदर ऐड नहीं करना पड़ेगा, वीएन के अंदर आपको करना पड़ता है ऐड। अब जो इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रेंडिंग पॉपुलर सॉन्ग्स हैं ना, वो आपके खुद ब खुद ऐड हो जाते हैं और उनमें बीट्स लग के वो आप उससे बड़ी ईज़िली एडिटिंग कर सकते हो। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो कि एडिट्स बाय इंस्टाग्राम को जो है ना बहुत हाईली अभी एंगेजिंग फॉर ऑडियंस बनाती है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता अभी, लेकिन बहुत अच्छी ऐप है। अब कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते अच्छा मोहम्मद भाई, मैंने आपसे पूछना था कि आपने भी कहा था कि आपने इंस्टाग्राम पे 60 एफपीएस में अपलोड नहीं करना, 30 एफपीएस में आपने अपलोड करना है। हैं। जी, फॉर द वीडियो जिसमें मूवमेंट ज़्यादा है आपकी। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं, जैसे मेरे पास डाविंची है, वो हमारी 60 एफपीएस को भी हम 30 एफपीएस में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि हम डायरेक्ट 30 एफपीएस में वीडियो शूट करें, या फिर 60 एफपीएस में शूट करके 30 एफपीएस में कन्वर्ट कर लें? देखो, जब भी आप 60 एफपीएस में वीडियो शूट करते हो ना, तो उसका कोर जो ये वाले हमारे फ़ोन्स के सॉफ्टवेयर हैं, उनसे जब आप एक्सपोर्ट करते हो, 30 में भी आप एक्सपोर्ट कर लो, लेकिन वो ना एज़ सच उसमें अ, अ, आपकी क्वालिटी ही ख़राब होएगी। उसका जो मेन कोर चीज़ होती है ना, वो देखनी होती है। अब ये वाले एडिटर्स जो आप डाविंची रिज़ॉल्व से कर रहे हो, वो बहुत हाई लेवल है। उससे अगर आप करते हो तो आपका बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट होगा। लेकिन जो ये वाले एडिटर्स होते हैं ना, वो एज़ सच इतने हाई लेवल पे आपका एक्सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, कर देते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम एट द एंड उसको वो करता है, इश्यू करता है। तो आप बेहतर है कि अगर आपने कोई रील 60 एफपीएस पे बनाना चाह रहे हो, आप बना लो 60 एफपीएस पे, लेकिन फिर उसको एक्सपोर्ट भी 60 पे करो।
अगर आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले ही उसको देख लो कि आपने अपनी वीडियो किस तरह रखनी है और उसी पे ही एक्सपोर्ट करो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ना कि आप उसको कंप्रेस करो या उसको डिग्रेड करो, वो थोड़ा-सा चेंजिंग्स आ जाती हैं उसके अंदर। तो अगर हम 60 एफपीएस पे एक्सपोर्ट करके अपलोड करेंगे तो इंस्टाग्राम खुद नहीं कंप्रेस कर देगा 30 पे? करेगा। तो वो हम इंस्टाग्राम को करने दें कंप्रेसिंग, खुद ना करें। नहीं, खुद करो कंप्रेसिंग, उससे बेहतर है इंस्टाग्राम से कि आप खुद कर लो। सही है, क्योंकि 60 एफपीएस पे अगर हम करें तो हमारे पास चांस होता है कि हम स्लो मोशन कर सकते हैं, मतलब 2x पे स्लो मो डाल सकते हैं, वो फिर ऑटोमेटिकली 30 पे चला जाता है। हाँ। हाँ, उसके लिए यही है कि आप ना एडिटर के थ्रू ही करो क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत गंदी कंप्रेस करता है। सही हो गया, चलें, थैंक यू। जी। आप मोहम्मद भाई आपने बताया था कि इंस्टाग्राम पे अगर कोई हम न्यू पेज बना रहे हैं और उस पे एक स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट ही हम रख रहे हैं, लाइक फूड ब्लॉगिंग है तो सिर्फ उसको कंटिन्यू करें, कोई और ना करें, तब वो एल्गोरिथम उसे रीच देता है। हुँ। तो मैं पहले अपने एक अकाउंट पे अपने फोटोग्राफी के शॉट्स ही पोस्ट करता था, बट रिसेंटली आई एम प्लानिंग के डॉक्यूमेंटरीज और शॉर्ट फिल्म्स की साइड पे हूँ। तो और वो अकाउंट है भी कोई 2 साल पुराना अब, तो उसके लिए फिर क्या किया जा सकता है फॉर द रीच? अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी करंट रीच क्या है? लाइक अभी आपके फॉलोवर्स कितने हैं? उस हिसाब से देखेंगे ना। इट्स अराउंड 1 के, मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं उसपे। देखो अगर तो हो ना आपके 5000 या 3000 या 2000 तो उसमें ये होता है कि फिर उसी को ही कंटिन्यू करो क्योंकि आपकी एक ऑलरेडी ऑडियंस जो है ना आपके साथ एंगेज होती है। लेकिन अगर तो आपके है ना 500 600 तो या 700 800 भी 1000 तक भी कह लो, तो आप एक नया मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक नया पेज बनाओ। नया पेज ही होता है कि जब नया पेज बनता है ना तो ऑटोमेटिकली उसको बूस्ट होती है इंस्टाग्राम की तरफ से। ये है वीएन एडिटर है आपका ये। इसका कुछ ऐसा इंटरफेस होता है, जब आप ओपन करेंगे 2-3 चीज़ें आपको थोड़ा-सा गाइड बताएगा ये। उसके बाद गो थ्रू करके उनको आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है? यहाँ पे आप प्लस वाला साइन दबाओगे, ये इंटरफेस खुल जाएगा आपके पास। बहुत ईज़ी है, न्यू प्रोजेक्ट आपने बनाना है। जब आप न्यू प्रोजेक्ट खोलोगे, आपसे वो पूछेगा कि आपने वीडियो बेस बनाना है या म्यूज़िक बेस बनाना है। म्यूज़िक बेस से मुराद ये होता है कि आप पहले सॉन्ग ऐड करोगे, उसके अंदर बीट्स ऐड करोगे और उसके बाद उसके अंदर वीडियोज़ ऐड करके उसको सिंक करोगे। वीडियो बेस्ड होता है कि आप सबसे पहले वीडियोज़ के अपने शॉर्ट्स ऐड कर दोगे उसके अंदर और उसके बाद फिर आप म्यूज़िक ऐड करोगे, उसकी बीट्स ऐड करोगे और उसके बाद उसको सिंक कर दोगे आपस में। ये 2 अप्रोचेज़ हैं, दोनों अप्रोचेज़ की जा सकती हैं। मैं वीडियो कर लेता हूँ इस टाइम पे। अब वीडियोज़ में सारा आपका खुल गया है, आप वीडियोज़ में जाते हैं या आपके पास कुछ वीडियोज़ आ जाती हैं, जो आपने रिकॉर्ड की हुई हैं। मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं एक ये कर ली मैंने, एक ये कर ली मैंने। एक ये कर ली, ठीक है? ये 4 वीडियोज़ मैंने सिलेक्ट कर ली हैं अब। अच्छा, यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन है आपके पास। स्टॉक में क्या होता है ऑलरेडी जो कुछ चीज़ें वीएन ने आपको प्रोवाइड की होती हैं, ब्लैक स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन, काउंटडाउन, इस तरह की चीज़ें, ये डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। ये आपने एरो का बटन दबाया और ये सारे आपके क्लिप्स ऐड हो गए इंटरफेस के अंदर। बहुत ईज़ी है अगेन। ये जो आखिर में आता है ना वीएन की प्रमोशन वाली, इसको डिलीट कर दिया करो। ये आपके पास 4 शॉट्स आपके ऐड हो गए। अब सबसे पहले हमने शॉर्ट्स ऐड कर लिए, हमारा नेक्स्ट काम ये होना चाहिए कि हम आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ से आपके पास साउंड इफेक्ट्स आपके पास ऑलरेडी प्रीसेट्स अवेलेबल होते हैं वीएन के अंदर। कुछ आपने वेदर कोई डालनी है या कोई एयरप्लेन की आवाज़ डालनी है, रिंगिंग की आवाज़ डालनी है, तो वो कुछ आपको प्रीसेट्स इधर से मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है ना एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं फाइल से, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स जो होते हैं। यहाँ से आप वॉइस ओवर अगर करना चाह रही हैं तो थर्ड ऑप्शन है रिकॉर्डिंग की। आप वहाँ से अपनी वीडियो ऑन करके आप उसको वॉइस ओवर कर सकते हैं। जिस तरह फूड व्लॉगिंग में वॉइस ओवर होता है या किसी डॉक्यूमेंट्री में वॉइस ओवर हो सकता है, तो उसके लिए अब हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमारे इवेंट्स होते हैं और प्रमोशनल वीडियोज़ होती हैं जिनके पीछे या तो ट्रेंडिंग साउंड्स लगने होते हैं या कोई गाना वगैरह का म्यूज़िक लगना होता है। तो हम म्यूज़िक के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। हम इसको प्रीसेट को नहीं यूज़ करते, फ़र्ज़ करो हम जाते हैं
ये एक्सट्रैक्टेड ऑडियोज़ के अंदर, या हम यहाँ से इसको करके ये 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे और फाइल्स ऐप में चले जाएंगे। अब फाइल्स ऐप में हमने जो भी सॉन्ग है वो ऐड करके डाउनलोड करके रखा हुआ है इस टाइम पे, ठीक है। आप ये वन डायरेक्शन का मैंने ऐड कर दिया, ये आपने न्यू एल्बम बना दी, ये आपका अब जो सॉन्ग था वो वीएन एडिटर के अंदर सेव हो गया। आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ से आपने यूज़ कर लेना है इसको। जब आप यूज़ का बटन दबाओगे ना तो ये ऑटोमेटिकली जितनी आपकी रील की लेंथ है ना उसके मुताबिक आपको ले जाएगा उसके इंटरफेस के अंदर नेक्स्ट के आपने कौन सा पार्ट जो है वो सॉन्ग का सिलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाला पार्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। अब मैंने ये पार्ट सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरे 4 जो क्लिप्स है वो 24 सेकंड्स के थे। अब उसके बाद मैं बीट्स वाली साइड पे जाऊँगा। फेड इन का मतलब होता है कि आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन रखना है और उसके बाद एकदम से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। फेड आउट का मतलब होता है कि वीडियो आपका सॉन्ग खत्म होने लगा है और ख़त्म होने से पहले ही जो है ना उसकी आवाज़ आहिस्ता 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 करके ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इसके बाद बीट्स में आ जाओ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रील के अंदर कि आपकी बीट्स कितनी सिंक है आपकी रील के साथ। अब ऑडियंस एक अगर आपने रील के अंदर वाइब क्रिएट करनी है ना तो उसके लिए बीट्स बहुत ज़रूरी होती है। आप बीट्स के लिए क्या करते हो, आप यहाँ से प्ले करोगे ना तो ये फ्लैग का ऑप्शन आ जाएगा, फ्लैग का ऑप्शन आ जाएगा। आप 2 तरीके से कर सकते हो कि एक तो होता है कि इनके नोट्स होते हैं, ये हाई नोट्स जो होते हैं ना यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेते हो सारी बीट्स, या ये अब नया फीचर दिया है वीएन ने ऑटो बीट्स का। जब आप ऑटो बीट्स को करते हो तो वो खुद ब खुद जो है ना कुछ बीट्स ऐड कर देगा अंदर, कुछ प्रोसेसिंग करके। लेकिन सबसे बेटर वे होता है कि आप सॉन्ग को लिसन करो, पूरा उसको अच्छी तरह से सुनो और उसमें जज करो कि कहाँ कहाँ पे बीट्स आ रही हैं और वहाँ वहाँ पे फ्लैग जो है वो आप दबा दो। ये देखो जिस तरह यहाँ पे आप सुनोगे कि यहाँ पे आ रही है, तो इस तरह करके जो है ना आपने वो बीट्स ऐड कर दी। अभी फ़िलहाल मैंने ऑटो की है, ये आपकी बीट सिंक हुई हुई है इस टाइम पे और बीट्स आपके पास आ गई हैं। आपके शॉर्ट्स सबके हैं लंबे हैं। अब हम नीचे जाते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। कलर ग्रेडिंग वाली साइड जो है ना इसकी, ये तो ऑलरेडी प्रीसेट्स हैं। यहाँ पे एडजस्ट की ऑप्शन आती है, यहाँ पे आप थोड़ी सी उसकी कलर ग्रेडिंग के अंदर चेंज कर सकते हो। ये इसका कंट्रास्ट है, एक्सपोजर है। एक्सपोजर से क्या होता है, लाइटनिंग ज़्यादा आ जाती है। कंट्रास्ट में कलर्स थोड़े डार्क हो जाते हैं। ब्राइटनेस में सबको पता है ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। सैचुरेशन में कलर्स थोड़े इंटेंस हो जाते हैं उसके। और सैचुरेशन और वाइब्रेंस एक ही चीज़ होती है ऑलमोस्ट। रील मेकिंग के अंदर फ़ोटो में इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है माइनर, लेकिन रील में एज सच दोनों एक ही चीज़ है, कलर जो है वो डार्क कर रहे होते हैं आपके। टेम्परेचर डाउन करोगे ब्लू में जाएगा, शिफ्ट होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो येलो में शिफ्ट होगा। ये कुछ आपकी कलर ग्रेडिंग के लिए होते हैं। आपने थोड़ा सा ऑरेंज में जाना है, उसको एस्थेटिक वाइब देनी है, थोड़ी थोड़ी फिल्म वाली वाइब देनी है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप उसको ग्रीन पे ले जाओ, आप उसको हॉरर साइड पे ले जाओ, या आप दो तीन डिफरेंट सेट्स होते हैं उनके ऊपर ले जाओ। ज़्यादातर आपके ये जो पहले 4-5 ऑप्शंस होते हैं रील में यही सारा कवर कर देते हैं। हाँ, अगर आपने कोई बहुत सिनेमैटिक रील बनाई हुई है उसमें फिर आप इसको यूज़ करो। इसके अलावा ज़्यादा यूज़ करने वाली कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसके बाद ट्रिम का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। यहाँ से ट्रिम हो सकता है मैनुअली बहुत ईज़िली कि आपने कितना ट्रिम करना है, कितने सेकंड का करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे अच्छा यूज़र फ्रेंडली वे होता है कि आप यहाँ पे जाओ, इसको क्लिक करो और इसको ड्रैग करके छोटा कर दो। ये ट्रिम हो गई आपकी वीडियो। अब मैंने 1 बीट तक रखनी है ना अपनी वीडियो, तो ये मेरी 1 बीट पे आके मैं छोड़ दूँगा इसको। ये दैट्स इट। अच्छा, फ़र्ज़ करो कि मुझे ये पार्ट चाहिए, मुझे इतना पार्ट नहीं चाहिए इसका, या तो मैं इसको ट्रिम करूँगा या मैं कहता हूँ मुझे ये यहाँ से लेके 0.75 सेकंड से लेके 1.13 सेकंड तक का जो है ना वो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 4th ऑप्शन नीचे आ रही है स्प्लिट की, मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ से कट हो जाएगा। मैं 0.75 पे दोबारा जाऊँगा, मैं इसको यहाँ पर स्प्लिट करूँगा और मैं पीछे वाली और आगे वाली डिलीट कर दूँगा। ओके, तो ये हमारी स्प्लिट ऑप्शन है कि कहीं से भी उसको कट करना है आपने तो वो कट कर सकते हो।
अच्छा, उसके बाद ये एफएक्स की ऑप्शंस हैं, ये डिफरेंट एफएक्स आ गए, फीचर्स आ गए हैं, जिस डिफरेंट इफेक्ट्स आ गए हैं आपके। ये यहाँ पे इसको इसकी ड्यूरेशन आ गई है कि आपने कितनी ड्यूरेशन के लिए इसको यूज़ करना है। आप फर्ज करो 30 सेकंड के लिए यूज़ करोगे, आपका क्या होगा, ये आपका छोटा सा नीचे इफेक्ट आ गया। जब आप इसको प्ले करोगे तो वो एक इफेक्ट देगा। तो इस तरह के मल्टीपल इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा हैं, यूज़ कुछ ही होते हैं। मैं अगर इसको 4x4 में लेके जाना चाह रहा हूँ तो 4 आ गई हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ों को लाइक करते हो और उस हिसाब से आप उसका इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। डिलीट का ऑप्शन डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अब आप चाह रहे हो कि यार ये वीडियो तो बहुत अच्छी है और सारी वीडियो ही मुझे चाहिए, लेकिन इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करते हो, आप स्पीड वाली ऑप्शन पे आते हो और आप रेगुलर पे आके आप यहाँ से इसको 1.5x करोगे तो उसका ऑटोमेटिकली उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा और उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यार एकदम से जो मेरी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 2 सेकंड्स जो होते हैं आपके ऑडियंस एंगेज करने के लिए होते हैं। तो ऑडियंस आपकी एंगेज कैसे होती है, जब एकदम से कोई इफेक्ट या एकदम से कोई डिफरेंट चीज़ आपकी सामने आएगी। तो उसके लिए आप इसकी कर्व्स होती हैं, कस्टम कर्व्स भी कर सकते हो, इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो सारा। लेकिन अभी इसको ना छेड़ो, ये प्रीसेट्स होते हैं। अब ये फास्ट इन करोगे ना तो ये एकदम से स्टार्टिंग में फास्ट होगा और उसके बाद स्लो हो जाएगा। तो आपको मैं रेफर करूँगा, एक रील है यूएमएस की ओरिएंटेशन की। आप यूएमएस के पेज पे जाओ, यूएमएस की ओरिएंटेशन की रील देखोगे ना, तो उसमें जो पहले 3 इफेक्ट्स हैं ना, 3 शॉट्स के अंदर 3 इफेक्ट्स हैं, उसमें सारे ये कर्व्स लगे हुए हैं। कर्व्स क्या होता है कि उसमें क्या है, लाइट्स जो है ना मूव हो रही हैं। तो लाइट्स मूव हो रही थी तो वो बहुत स्लो हो रही थी। तो मैंने कर्व फास्ट इनकी लगाई ना उसके अंदर, तो वो एकदम से लाइट जो है वो मूव की और उसके बाद फिर स्टिल हो गई। तो वो एक बहुत कैप्चरिंग जो होता है ना, वो शॉट बन जाता है आपका। वॉल्यूम आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। फेड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, फेड इन और फेड आउट। फेड इन ये देखो, आगे से उसने यहाँ से उसकी साउंड जो है कम कर दी और आगे जाके फुल हो गई। फेड आउट में क्या हुआ, एंड पे आते 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 आहिस्ता 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 आपकी आवाज़ डाउन चली जाएगी। क्रॉप आप डिफरेंट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्रॉप ऐसे कर लिया करो फिंगर से। इसको आपने शॉट को आपने क्लिक किया लेयर के ऊपर और आपने यहाँ से इसको जूम कर लिया, जिस तरह भी आपने जूम करना है। ये ज़्यादा अच्छा भी है। रोटेशन करनी है आपने, रोटेशन आ गई, मिरर हो जाएगी आपकी, फ्लिप हो जाएगी इमेज, फिट हो जाएगी। बैकग्राउंड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। हाँ, एक चीज़ की जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है ये जूम इफेक्ट। जूम इफेक्ट ये प्रीसेट्स होते हैं, इसको की फ्रेम से भी कर सकते हैं, मैं वो भी सिखाता हूँ आपको। लेकिन अगर आपने फर्ज करो आप चाह रहे हो कि मेरी वीडियो भी बनती रहे और मेरा कैमरा थोड़ा खुद ब खुद पास जाता रहे, आप खुद एक ही जगह पे खड़े हुए हैं लेकिन आपका कैमरा पास जाए, तो आप जूम इन की ऑप्शन करोगे तो खुद ब खुद जो है ना आपका कैमरा आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका कैमरा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा होगा। ये आपको पता ऐसे लगेगा जब मैं इसको कट करूंगा यहाँ पे, ये देखो। ये खुद ब खुद जो है ना आपका जूम इफेक्ट आ गया अंदर। तो इसी तरह जूम इन होता है हमारे पास, जूम आउट होता है, मूव राइट होता है। मतलब आपका कैमरा एक जगह है लेकिन वीडियो में ऐसा लगेगा कि आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो या राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो, या ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो। तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स डालने के लिए अगर आपने खुद नहीं किया हुआ तो ये एडिटर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि आप इसको करो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं की फ्रेम्स। की फ्रेम्स क्या होता है, जब आप इसको शॉर्ट को क्लिक करोगे ना ऐसे करके, तो यहाँ पे 4 एक ऑप्शंस आ रही हैं। या तो आप रिप्लेस कर सकते हो, या आप की फ्रेम ऐड कर सकते हो, या आप उसको लॉक कर सकते हो। हमारा मेन कंसर्न होता है की फ्रेम के साथ। जब आप की फ्रेम को आप क्लिक करोगे, ये एक की फ्रेम आ गया आपका नीचे येलो सा डायमंड शेप के अंदर ना। अब आप आगे जाएंगे,
अब आपने की फ्रेम है कि उसने याद रख लिया है कि वहां पे आपकी वीडियो क्या है। अब आप क्या करते हो, आप यहाँ पे आके ना आप वीडियो जूम कर देते हो। अब ये दूसरा की फ्रेम ऐड हुआ और उसने ये याद रख लिया कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक का चेंज ये आया है कि हमारी वीडियो पहले यहाँ थी और उसके बाद मैंने जूम करके यहाँ पे ले गया। तो जब आप इसको प्ले करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता की फ्रेम्स के साथ वो आपकी वीडियो को क्लोज लेता जाएगा। अब मेनली वो था नहीं, लेकिन वो की फ्रेम की वजह से जो है वो मैंने उसको कहा कि हमें वीडियो एंड पे ऐसी चाहिए कि वो क्लोज हो। तो उसने याद रख लिया कि स्टार्टिंग में ऐसे थी और एट दी एंड आते आते हमारा इतना क्लोज हो जाएगा। मेनली ये होते हैं की फ्रेम्स। इसके बाद आपने अपनी वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करनी है, उसकी ऑप्शन है। ऑटो कैप्शन नहीं ज़रूरत। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि थोड़ा सा ना काम इस तरह करना होता है कि आपके पास शॉर्ट्स कम होते हैं या आपने एक रील कुछ ऐसी देखी होंगी जिसमें पेपर को क्रॉप करते हैं, पेपर ख़राब करके ना उसको फेंक देते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं। जब हम रिवर्स करते हैं ना उसको, खुद ब खुद हाथ में पेपर आता है और अनफोल्ड होके वो बिल्कुल सही पेपर आपके सामने आता है और उसमें लिखा होता है कि आपका पता नहीं कौन सी डेट पे ये वाला इवेंट है। ठीक है? तो उसके लिए ये रिवर्स शॉट्स बहुत अच्छे हैं। और कुछ एडिटिंग्स के लिए अंदर भी जाके, जिस तरह फ़र्ज़ करो मैंने ये क्रॉप किया, ये मैंने स्प्लिट किया, ये मैंने डिलीट किया, इसकी मैंने की डुप्लिकेट, अब इसको मैंने कर दिया रिवर्स। अब लगेगा ऐसा कि जिस तरह सेम वीडियो है, कोई डिफरेंस नहीं पता लगेगा। तो ये एक टेक्निक तब भी यूज़ होती है कि जब आपके पास शॉर्ट्स कम है और उसकी ड्यूरेशन कम है, लेकिन आप उसको क्या करते हो, उसका डुप्लीकेट बना के और उसको रिवर्स कर देते हो। उससे होता क्या है कि शॉर्ट की जो ड्यूरेशन होती है वो डबल हो जाती है और एक आपका प्रॉपर शॉट भी बन जाता है रिवर्स होके। तो ये इस चीज़ के लिए भी रिवर्स ऑप्शन यूज़ होती है। उसके अलावा जो आखिरी दो ऑप्शन है वो अभी के लिए सही नहीं है, वो यूज़ नहीं करने वाली। ओके, इसका इफेक्ट हम ख़त्म करते हैं। हाँ, अब इसके ऊपर हम इमेज अप्लाई करते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा काफ़ी रील्स के अंदर होता है कि लैंडस्केप शॉट्स आ रहे होते हैं, मल्टीपल 1, 2, 3 आ रहे होते हैं। उसके लिए ने करना क्या होता है कि ये वॉल्यूम के आगे वॉल्यूम के आगे ऊपर ये ऑप्शन है वीडियो ऐड करने की। अब हम स्टॉक में जाएँगे, स्टॉक में जाके हम एक सिंपल ब्लैक स्क्रीन ऐड कर देंगे। सिंपल ब्लैक स्क्रीन ऐड हो गई। अब आपने इसको क्रॉप करके बाकी डिलीट कर दिया। अब ये जो ब्लैक स्क्रीन है ना, इसके ऊपर ये थर्ड जो है, ऊपर ऊपर से भी और नीचे से भी थर्ड ऑप्शन इमेज की है, टैप टू ऐड अ स्टिकर वाली लेयर। आप इसको दबाओगे, ये आपसे पूछेगा आपने कोई एलिमेंट, टाइटल या फोटो ऐड करनी है। मैं कहता हूँ मैंने ना एक शॉट ऐड करना है जो कि मैं चाह रहा हूँ कि लैंडस्केप सा हो। फर्ज करो मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसको मैंने लैंडस्केप कर दिया और मैंने इसको यहाँ पे करके ऐड कर दिया। ये सारा मैं अपनी फिंगर से ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक लेयर आ गई हमारे पास। इस लेयर को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, रखना इसको ब्लैक पे ही है, नहीं तो क्या होगा, वो आपकी दूसरी स्क्रीन पे आ जाएगी। ये देखो, उसके ऊपर आ जाएगी, उसके ऊपर ही लेके आना आपने। ये ब्लैक स्क्रीन के ऊपर रखा। अब आपने एक और लेयर ऐड की फोटोज़ में जाके, आपने इसको भी टिल्ट करके ऐसे कर दिया। देन अगेन एक लेयर ऐड की, आपने इसको ऐसे ऐड कर दिया। अब ये वो आपका शॉट हो गया, जो 3 शॉट एक उस क्लिप के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली ये उसका बड़ा ईजी वे है। आपने इनको सबको स्प्लिट किया और जो एक्स्ट्रा थे उन सबको डिलीट कर दिया। अब जब आप इसको ऑन करोगे तो देखना, तो आपके जो शॉट्स हैं ये सारे एक साथ आ जाएंगे। उनकी मूवमेंट कैसी रखनी है, या आप शूट के टाइम देखोगे कि एक अगर लेफ्ट पे जा रहा है, दूसरे को राइट पे रख लो, फिर तीसरे को लेफ्ट पे रख लो, ताकि वो एक सिनेमैटिक सा आपको वाइब आए।
ओके, अब ज़्यादातर ये हमारे पास होता है कि हमारे क्योंकि हमारा सोसाइटी इवेंट्स होते हैं, उसमें लोगोस वगैरह ऐड करने होते हैं हमने, तो यू कैन आल्सो ऐड द लोगो फ्रॉम हियर, फोटोज़। ये ऊपर 3 बटन्स आ रहे होंगे नज़र आपको, 3 डॉट्स, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो आप फाइल्स। कोई भी पिक्चर है आप उसको अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ से आपने यूएमएस का लोगो इंपोर्ट कर लिया, अब ये यूएमएस का लोगो आपका ऊपर आ गया। अब ये थ्रू आउट द, क्योंकि लोगोस जो होते हैं वो थ्रू आउट द रील्स चलते हैं, तो ये हम इसको एंड तक चला दिया हमने। इस तरह करके लोगो पूरी रील के अंदर आ गया आपकी। ओके, अब हमने कवर कर लिया नीचे वाली लेयर जिसमें वीडियोस आ रही होती हैं। ऊपर वाली लेयर के अगर हमने मल्टीपल वीडियोस ऐड करनी है या मल्टीपल पिक्चर्स ऐड करनी है, डिफरेंट तरीके के साथ, लैंडस्केप में हो सकती हैं, पोर्ट्रेट में हो सकती हैं, 3 लैंडस्केप में हो सकती हैं, जो जिस तरह आपका दिल कर रहा है उस तरह आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ रही है फ़ॉन्ट्स की। फ़ॉन्ट्स पे जब आप क्लिक करते हो, जो सेकंड ऑप्शन है, ऊपर म्यूज़िक है, उसके नीचे फ़ॉन्ट है, टैब टू ऐड अ सबटाइटल वाली लेयर। जब आप इसको क्लिक करते हो आपसे पूछता है या तो आप टाइटल ऐड कर दो, यहाँ पे एसआरटी फाइल ऐड कर दो। एसआरटी फाइल वीएन के अंदर आपने नहीं देखनी, ठीक है? आपने टाइटल को क्लिक करना है, आपसे पूछेगा हेडिंग है, ये है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हेडिंग को आपने दबाना है और हेडिंग आ जाएगी। अब ये आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं फ़ॉन्ट के, ये प्रीसेट्स वाले फ़ॉन्ट आ गए इसके, ये सारे फ़ॉन्ट्स प्रीसेट हैं। इसके साइज़ आ गया, फ़ॉन्ट का कलर आ गया हमारे पास, जो भी रेड करना है, ब्लू करना है, येलो करना है। स्पेसिंग आ गई इसकी, और लेटर स्पेसिंग ये ज़्यादा होगी, लेटर स्पेसिंग, ये लाइन स्पेसिंग आ गई नीचे आपकी। और ये कुछ प्रीसेट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं रील्स के अंदर अपनी। अच्छा, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कोई फ़ॉन्ट समझ नहीं लग रहा होता, तो जब फ़ॉन्ट कोई समझ नहीं लग रहा होता, आप इंटरनेट से एक फ़ाइल देखते हो और आपको वो अच्छा लगता है, आप उसकी फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हो। तो फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, फ़ाइल आपकी फ़ाइल्स वाली ऐप के अंदर सेव है। अब आपने यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है और साथ है ऐड फ़ॉन्ट। ऐड फ़ॉन्ट को जब आप क्लिक करोगे ना, वो आपसे पूछेगा फाइल्स ऐप से करना है, ड्रॉप से करना है, वाईफ़ाई से करना है। आप फाइल ऐप करोगे तो यहाँ पे आपने जो भी आपका लेटेस्ट आपने फ़ॉन्ट ऐड किया होगा वो आप ऐड करोगे, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको, ठीक है? यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करो लिख देता हूँ, ओपोरी। ओके, अब इसमें वो भी आ गया कि स्टार्टिंग में हमने कैप्शन रखना है। चाहे मैं यहाँ पे आके इसको ख़त्म कर दूँ। अब हमारे पास आती हैं नीचे वीडियोस के ऊपर ट्रांजिशंस। ये जो प्लस प्लस के साइन है ना हर वीडियो के एंड और स्टार्ट के ऊपर, जब आप इसको क्लिक करोगे आपको डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। आपने फेड करना है, ब्लर करना है, लाइट ऐड करनी है, उसको रोटेट करना है, जो भी करना है आपने। मैं फेड करता हूँ, फर्स्ट करो, तो एक ब्लैक फेड होगा, ये फेड आ गया। यहाँ पे भी मैं अगर वाइट फेड ऐड कर देता हूँ तो तो एक वाइट सा फ्लैश आएगा और मेरी ट्रांजिशन हो जाएगी। इस तरह जूम भी कर सकते हैं हम। तो ये डिफरेंट ट्रांजिशन। अच्छा, रील बनाते हुए याद रखना ओवर कुछ ना करना। ओवर जब करोगे ना, मतलब ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा आ रही हैं और बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या, जूम भी उसके अंदर लग रहा है और उसके अंदर इफेक्ट्स भी आ रही हैं। वो बंदा कहता है कि यार इफेक्ट डाल दो, या शूट रील नहीं दिखानी थी हमें। तो शॉर्ट्स क्लियर होने चाहिए, ट्रांजिशन इस तरह होनी चाहिए बड़ी स्मूथ कि व्यूअर को ट्रबल ना हो कोई भी देखते हैं। वो ये ना कहे कि यार ये कितने ओवर फ्रेम्स डाले हुए हैं या ओवर इफेक्ट्स डाल दिए इसने बंदे ने। इस तरह नहीं करना, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन रखनी है हमेशा अपनी रील्स की। सिमिलरली यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, मोशन आप ऐड कर सकते हो लोगो के अंदर। फर्ज करो आप चाह रहे हो कि आपका लोगो जो है ना आहिस्ता से रिवील हो, तो अब आप प्ले करते हो इसको, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से यूनिटी मीडिया स्टडी का लोगो एंड पे पेयर हो जाएगा और उसके बाद फिर वो स्टिल रहेगा वहाँ पे। अच्छा, ये भी कवर हो गया हमारा।
नीचे वाली ऑप्शंस हमने देख ली हैं, ट्रांजिशंस हमने देख ली हैं, हमने देख लिया है कि फ़ोटोज़ हम मज़ीद कैसे ऐड कर सकते हैं, हम 3 फ़ोटोज़ लैंडस्केप में कैसे ऐड कर सकते हैं, हम 4 फ़ोटोज़ कैसे ऐड कर सकते हैं या वीडियोज़ कैसे ऐड कर सकते हैं। हमने फ़ॉन्ट देख लिया, हमने टेक्स्ट देख लिया, हमने म्यूज़िक देख लिया। अब मेन जनरल यही होता है एक रील के अंदर कि आपकी बीट सिंक कर रही हो आपके शॉर्ट से और आपकी एक प्रॉपर अच्छी रील हो। अब इसको देखें। अब ये 4 शॉट्स हमने बनाए हैं, वो एक बन गए शॉट्स एक रील की। ऑब्वियसली इसमें मज़ीद काम भी होगा अभी, लेकिन वो आपके अपने एंड पे है, आप उसके अंदर कैसे इफ़ेक्ट्स ऐड करते हो, किस तरह की लाइटनिंग ऐड करते हो, कलर ऐड करते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। अच्छा, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अब हम एक्सपोर्ट सेटिंग पे जाने लगे हैं इसकी। आगे एक्सपोर्ट सेटिंग मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर क्वेश्चंस एक ही दफ़ा ले लेंगे। एक्सपोर्ट सेटिंग है जो आपका ऊपर टॉप राइट पे जो आपका ऑप्शन आ रहा है, ये आपने उसको क्लिक किया। अब वो आपसे पूछेगा कि आपने किस में इंपोर्ट करना है। हमेशा जो है ना इंस्टाग्राम के लिए 60 पे ना करो, ठीक है? 60 पे बनाई भी हुई है तो उसको 30 पे ले आओ। 30 एफपीएस पे रखो और 1080p पे रखो। एचडीआर को हमेशा यहाँ से ऑफ रखना है, क्योंकि मैंने बताया एचडीआर ज़्यादातर फ़ोन पे अवेलेबल नहीं होता। इसको आप 12 तक ले जाओ। इसको ज़्यादा एक्सटेंड करोगे तो आपकी ये नीचे एस्टिमेटेड फाइल साइज़ आ रहा है, देखो। आप इसको ज़्यादा ड्रैग करोगे ना तो उसका फाइल का साइज़ बढ़ता रहेगा और वो ज़्यादा फाइल का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, जिससे इंस्टाग्राम आपकी क्वालिटी ख़राब कर देगा। तो आपने इसको 12 से 15 के इन बिटवीन ही रखना होता है। ये आपका हुआ और यहाँ से आपका ये आपकी रील सेव हो गई है। अब सिमिलर कैपकट अगर आप खोलते हो, छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कैपकट का भी। वो पूछेगा पर्सनल यूज़र हो क्या हो, इसको स्किप करो। ये देखो वो मैंने बताया ना टेम्पलेट्स इसमें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, तो इसका फ़ायदा ही है। एडिट में जाओ, न्यू प्रोजेक्ट, सेम वही चीज़ है सारा कुछ। 3-4 शॉर्ट्स ऐड करो, ऐड, सेम वही चीज़ है। एडिट, ऑडियो आ जाएगी यहाँ से, इसके अंदर ऑडियो, टेक्स्ट ऐड हो जाएगा जो मैंने बताया सारा। ऐड टेक्स्ट यहाँ से, कोई टेक्स्ट की टेम्पलेट यूज़ करनी है वो आपको इसकी वेब से वो डाउनलोड कर लेता है। सिमिलर वही इफ़ेक्ट्स हैं, वीडियो के अंदर इफ़ेक्ट्स डालने हैं आपने, वो आपको यहाँ से चलो अभी ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों हो गया। ये अब देखो ना वही पेड वर्जन और आपको जेम्स लेके खरीदने पड़ेंगे। ये वो वाला सिनेरियो अब कैपकट में आ गया सारा, तो इस वजह से कैपकट जो है ना लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं। वही फिल्टर्स, कुछ एडजस्ट करना है आपने, कुछ स्टिकर्स ऐड करने हैं, रेशियो चेंज करनी है, बैकग्राउंड सेम वही चीज़ है, ऑलमोस्ट सारे एक ही हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको ये इसका एडिट्स बाय इंस्टाग्राम का, ठीक है? एड्स बाय इंस्टाग्राम ये बेसिकली टोटली इंस्टाग्राम की ऐप है और इस पे जो आप एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है ना आपकी, वो बहुत अच्छी होती है और इंस्टाग्राम उसको बहुत एंगेज करता है ऑडियंस के साथ। यहाँ से आप गैलरी में गए, गैलरी में जाके आपने शॉर्ट्स, ओके। अच्छा, इसका फ़ायदा मैं आपको बता रहा था कि ये है कि एडिट्स बाय इंस्टाग्राम ऐप का, कि जब आप ऐड ऑडियो करते हो ना, तो ये देखो ये सारे ही जो ट्रेंडिंग साउंड्स है ना आपका इंस्टाग्राम के ऊपर, वो खुद ब खुद इंटरलिंक हो जाता है उसके साथ। ये सारे इस टाइम पे जो ट्रेंडिंग साउंड्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, जस्ट आपने क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना है। सिर्फ आपने क्लिक करना है और जितनी आपकी वीडियो का इंटरवल है वो खुद ब खुद उसके अंदर वो ट्रेंडिंग साउंड ऐड कर देगा। तो और इसको जब आप एक्सपोर्ट करने पे आते हो तो यहाँ पे 2K जहाँ पे लिखा हुआ है आपने इसको क्लिक करना है, आपने इसको HD कर देना है, इसको 30 FPS करना है और इसको आप HDR कर दो
और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इसको आप एक्सपोर्ट करोगे, वो एक्सपोर्ट हो जाएगी आपकी वीडियो। व्यू था कुछ एडिटर्स का, सारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कोई एक दो चीज़ों का फ़र्क होता है। किसी एक के भी ऊपर भी आप सीख लोगे तो मतलब कि आप बहुत इजीली सारे बाकी यूज़ कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी में हमेशा याद रखना कि एक्सपोर्ट करते हुए आपने वो हमेशा ये याद रखना है कि 30 एफपीएस पे रखो, क्योंकि इंस्टाग्राम 60 एफपीएस सपोर्ट नहीं करता अनलेस अनटिल आपका कोई बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, सोनी वगैरह का कैमरा आपका नहीं है तो आप ना जाओ साइट के ऊपर। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन किसी भी लिहाज से, एडिटर के लिहाज से, एडिटिंग के लिहाज से, एक्सपोर्ट के लिहाज से या इंस्टाग्राम के लिहाज से, तो यू कैन आस्क।